राष्ट्रपति जी बड़ी भावुक सी हो गई, उन्होंने जैसे देखा हो करीब से इन लोगों का दर्द जो जेलों में बंद है। देखिए गहरा तो होगा ही। आदिवासी महिलाओं के साथ जब आदिवासी महिलाओं को माओवादी बता दिया जाता है, जब उनकी जांच होती है तो उनके ब्रेस्ट को स्तन है पाकर ये पता करते हैं वो कि क्या वाकई में ये महिला अनमैरिड है या मैरिड है, क्योंकि उनको ये शक होता है अगर ये अनमैरिड है तो पक्का ये माओवादियों के साथ मिली हुई है, पक्का ये क्या कहते हैं नक्सलाइट है, नक्सलवादी है। तो नक्सलवादी बताना या जांच के नाम पर ही वो महिलाओं का कितना बड़ा शोषण करते हैं। जो बच्चा अपने पिता को क्या कहते हैं हाथ पकड़ करके सब्जी लेने के लिए जा रहा है या लकड़ी उठाने जंगल से जा रहा है, जिसको शाम को रोटी खानी है, अपनी रोटी अपना चूल्हा जलाने के लिए, उसको पता ही नहीं चलता कब पुलिस उसको उठाएगी और ले जाएगी जांच के नाम पर और ले जाकर के फिर थाने में और थाने के बाद जेल पहुंचा देगी। उसको पता ही नहीं चलता, वो पूछते पूछते थक जाता है कि मेरा दोस्त क्या है आप मुझे ले गए। तो इस तरह से कितने सारे लोगों को नक्सलाइट बता करके जेलों में ठूंस रखा है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। अभी पीछे भी क्या कहते हैं एक केस यहाँ दिल्ली में भी आया, कुछ लोग आए थे यहाँ पर धरना भी दिया कई दिन तक। सोनी सूरी जो आदिवासी महिला है, सोनी सूरी जो गरीबों की वहाँ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ती हैं, उनके गुप्तांगों में लगभग 32 पत्थर ठूंस दिए गए और उनके साथ रेप किया गया। उनको इतनी प्रताड़ना दी गई, यहाँ तक कि लैब ने ये साबित कर दिया कि 32 पत्थर उनके गुप्तांग से निकाले गए हैं, फिर भी कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं है कि इस महिला के साथ ये भीभत्स घटना हुई है। तो प्रशासन इस तरह से इन गरीबों के साथ, इन आदिवासियों के साथ, इन दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। वो व्यवहार द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ने जरूर देखा होगा, क्योंकि वो उसी छोटे से गाँव से आते हैं और वहीं का वो जिक्र भी करती हैं अपने भाषण में। तो ये उनका दर्द हम तक पहुँचा है और मुझे लगता है कि जब मैं ये बात कर रही तो मेरे भी शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से झेलते होंगे वो लोग, कि वो यही पूछ रहा है सजा क्या। जातिवादी रवैया भेदभाव के कारण, देखिए वो देश की प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्ट जातिवाद को नाम नहीं ले सकते, पर इशारा तो उसी तरह। हाँ, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि जब आप इनका सर्वे करेंगे, आप जेलों का सर्वे कर लीजिए, कितने यहाँ पर अरबपति करोड़पति कितने डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कितनी कितनी घटनाएं आती हैं, कितने कितने अपराध ये हॉस्पिटल में लोगों को मार देते, कितने आज तक पैसे वाले जेलों में गए हैं। जब जाते भी हैं तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और जल्दी ही जल्दी जमानत पे आ जाते हैं, क्योंकि जमानत के पैसे उनके पास होते हैं। तो ये वास्तव में जेलें भर भर के इनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है कि तुम आवाज मत उठाना, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारे 100 लोगों को बेकसूर को हम डाल देंगे, तुम साबित करते ना। जब तक तुम साबित करोगे तब तक समय निकल जाएगा, जब तक उनका जीवन निकल जाएगा, उनकी उम्र का जोश निकल जाएगा। तो ये जेलें इसीलिए बढ़ाने की अब कोशिश भी की जा रही है कि जितने भी लोग देश के अंदर इस तरह के जातिवाद का विरोध करते हैं या आवाज उठाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ये जेल बनाना चाहते हैं कि उनको जेलों में डाल दो, उनके शरीर की हड्डियां तोड़ दो, उनके शरीर को इस तरह से पूरा चूर चूर कर दो कि जब तक वो निकल के आए तब तक वो हिलते डुलते हुए आए और शरीर में कोई जान न बचे। आप लोग पहले से कहते रहे कि जेलों में SC ST आदिवासी मुस्लिम लोग ज्यादा हैं जेलों में। देखिए ये तो सरकार और जुडिशरी के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है और इस पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही काम होगा, क्योंकि देश की राष्ट्रपति ने ये बात उठाई है और देश की राष्ट्रपति जब ये बात उठाती हैं तो देश की सरकारों को उस पर काम करना चाहिए, देश की जुडिशरी को उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हम गाँव में थे तो हम 3 लोगों को भगवान मानते थे, एक डॉक्टर, एक वकील, एक टीचर। तो ये तीनों अगर अपनी जिम्मेवारी सही से निभाएं तो एक बेस्ट उत्तम राष्ट्र बन सकता है। और उसी के लिए उन्होंने तीनों को इंडिकेट किया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छी जिम्मेदारी निभाइए। जहां उन्होंने कहा है, टीचर की बात कही है, टीचर के कितने सारे अभी आप लोग देखेंगे, पिछले एक टीचर ने अपने बच्चे को जातिवाद के चलते जो है जालोर राजस्थान में हत्या कर दी थी। अभी एक नवोदय का टीचर कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। तो इस तरह से वो टीचरों को भी आगाह कर रही है कि आप देश और देश की जनता, उनके बच्चों के प्रति आप अपनी ओर से ईमानदार रहिए। और डॉक्टरों के प्रति भी वह ये जिम्मेदारी का एहसास करवा रही हैं कि आप गरीब को केवल इसलिए मत हत्या कर दीजिए, इसलिए मत भगा दीजिए कि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी जान भी इतनी ही कीमती जितनी पैसे वाले की कीमती है। तो कहीं ना कहीं अपने पेशे के साथ केवल इतना प्योर मत रखिए कि केवल पैसा ही कमाना है। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति का भाषण हमेशा सरकार लिख कर देती है, तो क्या ये ऐसा सरकार ने लिखा है या फिर उनका दर्द सामने उभर के आ गया है? देखिए मैं तो ये कहूँगी, लिखे हुए भाषण से कोई टच नहीं हो सकता, लिखे हुए भाषण से कोई जुड़ नहीं सकता, लिखे हुए भाषण को आप लोगों के दिल तक नहीं पहुंचा सकते, लिखे हुए भाषण में आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, लिखे हुए भाषण में आपके शब्द आपकी आंखों से मैच नहीं करते हैं।
लिखे हुए भाषण में आप सबसे बड़ी चीज है कि सामने बैठे या जितनों तक हमारी आवाज जा रही है उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी बनती है ओरिजिनल शब्दों से, कनेक्टिविटी बनती है उस शब्दों से जो भावना से निकलते हैं। और कभी लिखे हुए शब्दों को पढ़ते वक्त आंसू नहीं निकल सकते, कभी दिल में दर्द नहीं उठ सकता। तो जो व्यक्ति महसूस करके जब बोलता है और सच्चाई बोलता है तो वास्तव में उसकी आंखों से दर्द छलकता है, और दर्द छलकता है तो आंसू के रूप में कहीं ना कहीं वो बाहर निकलते हैं। तो ये लेक्चर जितना उन्होंने बोला है ये वास्तव में उनकी रियलिटी थी, उनकी अंदर की बात थी, उनकी अंतरात्मा की बात थी, जो वो सोचती हैं, जिसके बारे में उनको आज तक शायद कहने का मौका नहीं मिला, और जिस मंच पर उन्हें जगह मिली उन्होंने ये बात कह दी। देखिए, उनका पहला भाषण ऐसा है जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में प्रशंसा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअलिटी है, उसमें सच्चाई है, उसमें दर्द है, उसमें इस देश के उन गरीबों मजलूमों का, उन आदिवासियों का एक्चुअल दर्द है, जो कहीं ना कहीं वो भी उसी समाज से आई हैं, जहाँ बेगुनाह बेकसूर लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें ये भी पता नहीं चलता गुनाह की सज़ा काटते काटते कि उन्होंने करा ऐसा गुनाह क्या हुआ है उनसे। तो वो उन्हीं का दर्द जाहिर कर रही हैं कि देश के अंदर देश की सरकारें और देश की जेलों में जो इतना क्राउड है, जो जेलों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात का संदेश दे रही हैं कि जो आप जेल की बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें आप अपराध को कम करने की बात करिए। अपराध कम हो जाएगा तो खुद ब खुद जेलों में जगह कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा है कि जो गरीब हैं, जो अपना जमानत का पैसा नहीं दे सकते हैं, उनकी लिस्ट जारी करिए, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको निकालिए जेलों से, उनको बाहर करिए। उनका पूरा पूरा जीवन इस सोच में गुजर जाता है जेलों के अंदर कि हमने दोष क्या किया है, हमने गुनाह क्या किया है। तो इस तरह के जो बेकसूर लोग हैं वो निकलने चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट हैं देश की, और उनकी बात का असर देश की जुडिशरी और देश के लॉ मिनिस्टर, पूरे देश की जनता पर असर होना चाहिए। और देश की उस न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न है कि आज तक शायद किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया है, जो उन्होंने पहली बार ये सचेत किया है कि देखिए, ये हमारा देश जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर अपराध कोई करता है और सजा कोई उठाता है। जब यहाँ पर नीरव मोदी, विजय माल्या, बहुत सारे अरबों खरबों रुपए देश की जनता के टैक्स को लूट कर ले जाते हैं, तब उनकी कोई भी पुलिस या यहाँ की जुडिशरी या यहाँ का प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब एक बेकसूर सड़क पर चलता आदमी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो पूछता है कि मुझे क्यों डाला गया, तब उसको बताया जाता है कि तुमने ठेले से 2 रुपए की मूंगफली चुरा ली, तुमने 2 रोटी चुरा ली, क्योंकि तुमने वहां से ये अपराध कर दिया। तो इस देश में भूखा अगर रोटी चुरा ले तो वो बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन भरे पेट का व्यक्ति अगर करोड़ों अरबों रुपए भी चुरा ले, देश की जनता का जो नमक से भी टैक्स वसूला जाता है वो पैसा भी चुरा ले, तब भी उस पर किसी तरह की जुडिशरी और यहाँ की देश की जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो उसको पकड़ नहीं पाती, वहाँ फेल हो जाती है। तो आपको नहीं लगता राष्ट्रपति जी ने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया सरकार और जजों के पास? देखिए, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इस बात को अब जुडिशरी ने शायद एक प्रस्ताव भी पास किया है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो बेगुनाह हैं और जो बहुत कम अपराधों में या छोटी छोटी बातों पे या अभी तक उनके अपराध साबित नहीं हुए लेकिन वो जेल की सज़ा में अभी तक प्रेजेंट में काट रहे हैं, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बने। और ये बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ देश के प्रत्येक नागरिक की भावना जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि जो गरीब परिवार, जो अपने बच्चों से नहीं मिल पाया, जो पत्नी अपने पति को इस वजह से नहीं देख पाती क्योंकि उसको जब मिलाई होती है तो कुछ पैसे वहाँ भी जमा करने पड़ते हैं, वरना उसको वहाँ पर पिटाई होती है जेल के अंदर। तो कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे अपने पिता से, अपने पति से इसलिए नहीं मिल पाती कुछ महिलाएं कि उनके पास मिलाई का पैसा नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जिनके शरीर पर बेगुनाही के ना जाने कितने कितने आज तक जो अपराध दूसरों ने किया उसके सबूत उनके शरीरों पर छोड़े गए हैं। जब ये आएंगे तो क्या सरकार, क्या जुडिशरी, क्या वो पुलिस प्रशासन जिन्होंने उनको अरेस्ट करके डाला होगा वो उसकी सजा की माफ़ी मांगेंगे? क्या मांग सकते हैं माफ़ी? यहाँ 98% लोग देश के अंदर ऐसे हैं। अगर सर्वे किया जाए 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट की एक लिस्ट भी जारी हुई थी, एक जज साहब ने कहा था कि यहाँ पर लगभग 75% लोग SC और OBC प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी के ऐसे हैं जो बेगुनाही में जो है अपनी सजा काट रहे हैं, जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है और दोष साबित करने की ही जो समय सीमा है उसी में उनका जीवन गुजर जाता है।